सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली है। ये एक विदेशी हैं, अमेरिका के। 18वीं और 19वीं शताब्दी जब चल रही थी, 1830, 1835 और 1900, जिस समय अमेरिका बहुत ही भूखमरी के स्टेज में था। अच्छा। बड़े वॉर, सिविल वॉर वगैरह होते थे तब। ये उस समय के एक अरबपति आदमी थे। अच्छा। एंड्रयू कार्नेगी। हम लोग जब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में थे, तो जब हम बुक्स पढ़ते थे इनकी बिजनेस की, तो उसमें दो ही अमेरिका के उद्योगपतियों का जिक्र होता था। एक थे जॉन डी रॉकेफेलर और एक थे एंड्रयू कार्नेगी। स्टील किंग कहा जाता था। अच्छा। इन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी को बढ़ाया है पूरा। अच्छा। ये कुंडलियां पढ़िए तो बिजनेस की बहुत सारी कुंडलियां हम लोगों ने पढ़ी, तो हमने कहा एंड्रयू कार्नेगी की कुंडली। हमने फिर ये अमेरिका में फोन करके लाइब्रेरी से इनकी डिटेल निकलवाई थी। ये एंड्रयू कार्नेगी ये अमेरिका के उद्योगपति हैं, थे 18वीं शताब्दी में। है ना। चलो देखते हैं। तो एंड्रयू कार्नेगी की जन्म कुंडली तुला लग्न है और मकर राशि है। तो सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। तो लग्नेश इनका शुक्र है और ये बैठा है स्थिर में। अष्टमेश का शुक्र स्थिर में हो गया, ये हो गई अल्पायु। लग्न चर में है और चंद्रमा चर में है, ये हो गई दीर्घायु। शनि चर में है और चंद्रमा चर में है, दीर्घायु हो गई। यानी कि दो तरह से दीर्घायु का कालखंड है। तो एंड्रयू कार्नेगी की आयु दीर्घायु के कालखंड में। हाँ, तो ये 84 साल तक जिंदा रहे। हाँ, तो वो सही है। वो 80 के ऊपर निकल गए। हाँ, 80 के ऊपर निकल गए। ठीक है। अच्छा, राजयोग। हाँ, इसमें राजयोग देखो। लग्नेश इनका शुक्र धन भाव में बैठा है। ये शुक्र उच्चाभिलाषी है, वृश्चिक में बैठा है। मीन इसकी उच्च राशि है, उससे 4 राशि पीछे। तो ये यहाँ कोई राजयोग नहीं देगा। पंचमेश का शनि इनका बैठा है लग्न में उच्च का। ठीक है। ये बहुत बड़ा राजयोग देगा, है ना। ये 5 जो महाराजयोग हैं उनमें से एक राजयोग है कि पंचमेश लग्न में उच्च का। इसको नैसर्गिक राजयोग भी कहते हैं ना। नैसर्गिक राजयोग तुला लग्न के लिए। हाँ, तुला लग्न के लिए इसको सबसे बड़ा नैसर्गिक राजयोग। सबसे बड़ा नैसर्गिक राजयोग है कि पंचमेश लग्न में आ जाए या चतुर्थेश लग्न में आ जाए। तो पंचमेश को ज्यादा प्रधानता दी जाती है, चूंकि त्रिकोण का मालिक है, केंद्र में आएगा। तुला लग्न में इससे बड़ा राजयोग नहीं, इससे बड़ा कोई राजयोग नहीं बन सकता। ठीक है। एक तो ये हो गया। अब नवमेश इनका बुध लग्न में गया, ये दूसरा राजयोग देगा। ठीक है। बुध है तो यहाँ नीचे अभिलाषी, लेकिन अपनी उच्च राशि कन्या से एक ही राशि आगे है। ठीक है। तो ये राजयोग भाग्येश नवमेश बुध आ गया लग्न में। ठीक। 2 राजयोग हो गए। अच्छा, अब देखो चौथे घर का मालिक शनि, ये भी लग्न में आ गया, तो वो एक ही राजयोग पंचम घर से लिया जाएगा शनि का, है ना, पंचमेश लग्न में। 10वें घर को देखो, 7वें घर को देखो मंगल, तो ये गया धन भाव में, कोई राजयोग नहीं देगा। 10वें घर को देखो तो चंद्रमा यहाँ अपने से 7वें चौथे घर में बैठा है, उच्चाभिलाषी होकर के। वृषभ इसकी उच्च राशि है और ये मकर में बैठा है ना, 4 राशि पीछे। ये चंद्रमा 10वें घर को देख रहा है, इसलिए 10वें घर को ये बलवान कर देगा। ठीक है। अब यही इस चंद्रमा ये 10वें घर पे शनि की भी 10वीं दृष्टि आ रही। शनि की 3री दृष्टि गई पराक्रम के घर पे, 3रे घर पे, और 7वीं दृष्टि आ गई पत्नी भाव पर, 10वीं दृष्टि आ गई 10वें घर पे। ठीक हो गया। अच्छा, तुला लग्न है, इसमें गुरु अकारक ग्रह है, तृतीय से और खष्ठे से। ये भाग्य भाव में बैठा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है ना इस गुरु का। केवल पराक्रम में वृद्धि करेगा, क्योंकि पराक्रम के घर को 3रे घर को ये देख रहा है, तो वहाँ इसकी वृद्धि करेगा। तो ये इस तरह से 2 राजयोग में बड़े राजयोग। ये बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे
और इनके पिताजी जो है वो बहुत सारे बिजनेस कर करके थक रहे थे। उसके बाद फिर इन लोगों की जर्नी शुरू हुई, एक छोटी स्कॉटलैंड में पैदा हुए थे। तो वहीं से इनको जॉब वॉब मिली, इस स्कॉटिश जो है एक ऊन बनाने की कंपनी थी। अच्छा। उसके बाद उसी के अंदर ही इन्होंने दिमाग लगा के और कंपनी के मालिक तक पहुंच गए। फिर इनके कहने पे कंपनी के मालिक ने 2-3 इन्वेस्टमेंट की। अच्छा देखिए, अभी क्या था कि ये चाहे इन राजयोगों की वजह से रहा हो और चाहे ये तो राजयोग के कारण है कि क्या हुआ कि इनके कहने पे इनकी कंपनी के मालिक ने इन्वेस्टमेंट की, वो इन्वेस्टमेंट मैच्योर होके पैसा बनाई। उसके बाद इनको लगा कि ऐसी इन्वेस्टमेंट हमको भी करनी चाहिए, तो फिर इन्होंने उधार लेना शुरू किया। अच्छा। और इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की। और इन्होंने उस समय अमेरिका में इन्वेस्टमेंट की जिस समय अमेरिका भुखमरी की स्टेज में था। तो ये एक अच्छे सफल बिजनेसमैन का नजरिया हुआ कि सारी कंपनियों के दाम नीचे थे, हर चीज के प्राइस खराब थे। इन्होंने बढ़िया किया, तो इन्होंने एक कंपनी बनाई थी, पिट्सबर्ग कार्नेगी स्टील कंपनी। अच्छा। और उसको उन्होंने 1901 में जेपी मॉर्गन जो नहीं है, चेस बैंक, तो सब जेपी मॉर्गन लोग तब उन्हीं की कंपनी थी, वो जिंदा थे। तो इन्होंने जेपी मॉर्गन को बेचा $30 करोड़ में। 1901 की बात है। अमेरिका की पूरी स्टील की जो है यूएस स्टील कॉर्पोरेशन बना था वो। बहुत मतलब शक्तिशाली ये माइंड के आदमी थे। अब ये 2 देखे राजयोग है कुंडली के अंदर, है ना? ऐसे कोई आदमी नहीं बन जाएगा। नहीं, ऐसे कैसे बन जाएगा? अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए कि जब ये सिविल वॉर चल रहा था अमेरिका में, तो इन्होंने ऑयल कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। देखते हैं, वो देखिए जरा। हाँ, तो पहले इनका धन भाव देखो। धन भाव का मालिक मंगल धन भाव में बैठा है, ठीक है ना? मंगल यहाँ उच्चाभिलाषी है, मगर इसकी उच्च राशि है, उससे 2 राशि पीछे बैठा है। इसका मतलब है धन की तो कोई कमी होने की स्थिति नहीं। यही लाभ भाव का मालिक सूर्य भी बैठ गया आकर के, लग्नेश शुक्र भी यहाँ आकर के बैठ गया, ठीक। तो लग्नेश, धनेश है ना, धन भाव का मालिक, लाभ भाव का, तीनों इकट्ठे हो गए, तो अपार धन की स्थिति बना देंगे यहाँ पे धन भाव में, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया। इनका करियर देखो तो चंद्रमा इनका 7वें बैठा है और ये यहाँ पे 10वें घर को देख रहा है। तो शुरुआत चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा को बच्चा कहते हैं, बालक कहते हैं। तो शुरुआती दौर में तो इनको थोड़ी परेशानी हुई, शुरू में तो है ना, लेकिन बाद में फिर यही इसी चंद्रमा ने इनको इनके बिजनेस को आगे बढ़ा दिया, ठीक है, वो अच्छी सफलता दी। अच्छा, अब इनकी स्त्री का घर देखो, है ना, तो मंगल इनका स्त्री का मालिक है और ये अपने स्त्री के भाव से 8वें बैठा है, 2nd हाउस में, ठीक है। ये यहाँ पे बुध और केतु के साथ बैठा हुआ है। ये यहाँ पे और राहु की दृष्टि है। तो सीधी सी बात है कि पत्नी को स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम रही होंगी। हाँ, ये तो सब रही। बहुत लेट शादी भी किए थे। 51वें साल पे शादी की। अच्छा, एक पॉइंट्स देखिए आप, हम रिसर्च किए थे तो पता चला कि इन्होंने लेट शादी इस वजह से की कि इनका ये कहना था कि हम शादी तब करेंगे कि पहले हम अपने माता पिता की बुढ़ापे में देखभाल कर लें। तो कोई भी लड़की तैयार नहीं होती थी साथ रहने के लिए। तो ये कहे हम शादी तब करेंगे जब माता पिता की डेथ हो जाए। तो जब माता पिता की डेथ हो गई तब इन्होंने 51वें साल पे शादी की। मतलब ये माइंड सेट देखिए कैसा था। हाँ, ठीक। तो बाकी स्त्री ठीक है। और संतान भाव देखो तो इसका मालिक शनि उच्च में बैठा है। महाराजयोग में से एक राजयोग है, संतान गुणवान होंगी। हाँ, एक लड़की थी इनकी मार्गरेट, जो भी वो उसने बाद में चैरिटी का इनका सब पूरा संभाला था। 300 करोड़ के आसपास में जो है, नहीं 300 करोड़ नहीं था, 3 करोड़ के आसपास की वो चैरिटी का पूरा संभाली हुई थी। बहुत चैरिटी करती थी। ठीक। तो बाकी जन्म कुंडली हमारे हिसाब से तो सारी चीजें। अच्छा, इसमें एक चीज बताइए कि जैसे इसमें शनि जो है वो उच्च में है कुंडली में, नैसर्गिक राजयोग बना रहा है। तो ये जो ऑयल कंपनीज की इनकी इन्वेस्टमेंट है, वो शनि के कारण, शनि की वजह से। और शनि यहाँ शशियोग भी बना रहा है। हाँ, जरा इसके बारे में थोड़ा बताइए, शशियोग के बारे में। शशियोग बना रहा है, चर्चा किए नहीं कभी हम लोग। हाँ, तो कहते हैं कि शनि यदि उच्च का मिल जाए तो शशियोग देगा, है ना। और अगर कहीं बुरा हो गया, पाप प्रभाव में हो गया या नीच का पड़ गया, तो वो
नष्ट भी कर देगा, नष्ट भी कर देगा, संपत्ति जो कुछ होगी सब खत्म कर देगा, है ना। तो शनि में इतनी पावर है कि वो राजा से रंक बना देता, रंक से राजा बना देता। ठीक, ये है। इसमें ससयोग ऑलरेडी बना हुआ और सुंदर ससयोग बना है, पाप प्रभाव नहीं कहीं, है नहीं, कहीं पाप प्रभाव में नहीं। गुरु की दृष्टि है, हाँ गुरु की दृष्टि है। तो गुरु चूंकि पराक्रम का मालिक है, इसलिए कोई इसकी कोई बात ही नहीं है। और बुध जो यहाँ बैठा है वो भाग्येश है, ठीक है। ये एक राजयोग ऑलरेडी दे रहा है यहाँ लग्न में। तो ये ससयोग बिल्कुल कंप्लीट ससयोग है ना। हाँ। इतना अच्छा ससयोग जल्दी नहीं दिखता कुंडलियों में, है ना। ये बहुत ही निरापद है, मतलब किसी तरह के पाप प्रभाव में नहीं है। और यही कारण है कि ये इतने बड़े उद्योगपति बन पाए और इतने धनवान बन पाए। मतलब आप ये समझिए, हमने जब इनकी एंड्रयू कार्नेगी के बारे में तो हम बचपन से ही पढ़े थे, लेकिन जब हमने स्पेशली इनकी रिसर्च की तो हमको ये पता चला कि अभी आप सोचिए कि पूरा अमेरिका भूखमरी की कंडीशन में, सिविल वॉर चल रही है, और एक आदमी जो है वो जमीन से निकल के और स्टील किंग बन गया। और उसने पूरी अमेरिका की इकोनॉमी को संभाला। उसी की वजह से जो शनि ने बनाया अकेला, मतलब वो ग्रह देखिए कितनी पावर। अच्छा, शनि में इतने मटेरियल आते हैं, इतने पदार्थ आते हैं, लोहा, अच्छा, कोयला, खनिज तेल, है ना, पेट्रोलियम, ठीक है ना, ये चीजें, और बिल्डिंग मटेरियल। अच्छा, बिल्डिंग मटेरियल भी इसी में आएगा, इसी में आता है। तो शनि की बहुत सारी चीजें हैं। भूमि, गैस वैस जो होता है, गैस, इसी नेचुरल गैस इसमें आती है। और भूमि भी शनि उसका कारक है। अच्छा। भूमि का कारक मंगल भी है, शनि भी है, दोनों भी है। टेक्नोलॉजी जितनी भी है सारी शनि से है, वो शनि से है। अच्छा, ठीक है। तो और ये जो सीमेंट का काम होता है ये भी इसी से आता है ना, शनि। हाँ, सीमेंट भी शनि में आता है। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ये शनि के अधिकतम चीजें शनि के ही अधीन आती है, ज्यादातर चीजें ना। एजुकेशन के भी कुछ चीजें शनि की उसमें। हाँ, आध्यात्मिक जगत का जितना भी कार्य क्षेत्र है वो गुरु और शनि दो ही ग्रहों के अधीन है। तो इसी वजह से हमको लगता है कि शनि जो है वो शनि का जो, अच्छा इसमें ये चीज बताइए कि जैसे ये जो पंच महापुरुष के राजयोग हैं, इसमें भी एक ऑर्डर है क्या कि अगर ये मान लीजिए 5 महापुरुष के राजयोग हैं तो इसमें में से जो शनि का राजयोग बनेगा वो किस नंबर पे जाएगा, गुरु का किस नंबर? नहीं, वो नहीं, ऐसा कुछ है? ऐसा कोई नियम नहीं। हाँ, वो तो सीधी सी बात, सिंगल राजयोग है। भाई अगर मंगल का बनेगा ऋषभ बन जाएगा, बुध का बनेगा भद्र बन जाएगा, बृहस्पति का बनेगा तो हंस बन जाएगा, शुक्र का बनेगा तो मालव्य बन जाएगा, शनि का बनेगा ससयोग बन जाएगा। वो अलग अलग है, उसमें कोई ये नहीं है कि किसी ऑर्डर में है कि ऐसे होगा तो ऐसे होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। और ये जैसे एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में से राजयोग बना हुआ है शश का, और वो कोई बिजनेस कर रहा है, और मान लीजिए वो बिजनेस 50 लाख रुपए की इनकम पैदा कर रहा है, और शनि का राजयोग आ गया, लेकिन वो आदमी जो है वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मेहनत ना करे, तो क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी ये राजयोग क्रिएट कर सकते हैं कि वो लोग इनके पास चले आए कि हम पैसा लेके आ रहे हैं भैया, इन्वेस्टमेंट करो? ऐसा होता है? बिल्कुल होगा। अच्छा। कारण ये है कि अगर कोई महाराजयोग मिला हुआ है ना, तो आप अगर उसमें उस समय डल भी हैं, नहीं आगे नहीं सोचते कि इसको आगे बढ़ाना है, तो वो आपको जबरदस्ती उस क्षेत्र लोग आकर के आपके व्यापार को, उद्योग को बढ़ाएंगे। आपको पैसे की जरूरत होगी पैसा देंगे, नॉलेज की जरूरत होगी नॉलेज देंगे, हर तरह से मदद करेंगे। आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो राजयोग होना है, उसको कंप्लीट होना है, वो कैसे होगा? मतलब ये है कि प्रारब्ध जो लिखा हुआ है, तो वो राजयोग उस प्रारब्ध को घटित करने के लिए वो उस पे डिपेंड नहीं करेगा कि आदमी उठ के काम पे जा रहा है। नहीं, वो उस पे डिपेंड, सिचुएशन वो क्रिएट कर ही देगा, वो सिचुएशन क्रिएट करेगा पूरा। अच्छा, परिस्थितियों का निर्माण, इसी वजह से इस विज्ञान को इतना महत्व दिया गया है। भाई परिस्थितियों का निर्माण राजयोग ही तो करता है। क्योंकि हमने कुछ कहानियां सुनी है। भाई ये एक परिस्थिति है
कि जब तक राजयोग का टाइम नहीं होता है तो बच्चा कोई गरीब घर में पैदा हो गया, है ना। अब माता पिता क्या उनकी मन की इच्छा होगी कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, है ना, क्लर्क बन जाए, जो भी है, IAS बन जाए। उनको ये तो पता नहीं कि बहुत बड़ा राजनेता हो जाएगा या बहुत बड़ा उद्योगपति हो जाएगा। ये तो जब उस ग्रह की महादशा या दशा आएगी राजयोग कारक ग्रह की, एकदम से सारी परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। तभी आदमी कहता है रातों रात सफलता, रातों रात, हाँ, अमीर बन गया कोई। हाँ, वो होता खेल जो है वो ग्रह नक्षत्रों का, ग्रहों का। हम आपको एक चीज बताएं, एक एप्पल कंपनी के जो ओनर नहीं थे स्टीव जॉब्स, वो आए थे इंडिया। एप्पल में कुछ हो नहीं रहा था ढंग से, उनका मैकिंटॉश बन नहीं रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उनको कोई सलाह दिया वहीं पे कि इंडिया आइए, तो इंडिया आए यहाँ। तो इंडिया में अपना इधर उधर सब कई जगह आध्यात्म के जो उस समय के तत्कालिक जो लोग थे उनसे मिले। तो उन्होंने, स्टीव जॉब्स ने अपनी एक किताब के अंदर जो है इंडियन एस्ट्रोलॉजी का जिक्र किया। हमने उसको पढ़ा गहरे से। अच्छा। उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर जो पुरानी जो साइंस है उसमें दो चीजें बहुत ही पावरफुल हैं, एक इंडियन एस्ट्रोलॉजी और एक इंडियन आयुर्वेदा। उन्होंने कहा कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी और इंडियन आयुर्वेदा, ये दो चीजें कंबाइंड करके, और इसके साथ में अगर कोई इंसान जो है वो डायरेक्ट इंडियन जो माइथोलॉजी है अध्यात्म की, कि इस शरीर के अंदर कोई रास्ता है, ऐसा करके उन्होंने लिखा हुआ। तो इसका मतलब उनको अपने समय में कोई एनलाइटेंड आदमी मिला, और फिर वही चीज उन्होंने उत्तराखंड में एक संत थे, उनका क्या नाम था? नीम करौली बाबा, है ना, इनके पास आए थे। तो नीम करौली बाबा के पास ये हमने कहीं पढ़ा है कि काफी समय तक रहे, तो उन्हीं से प्राप्त की, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष थे, है ना। तो वो आत्मज्ञानी पुरुष थे, संत थे, तो उन्होंने इनको ज्ञान दिया होगा कुछ। ऐसा कुछ सीन बना होगा। तो अच्छा, आप देखिए कि इतने बड़े बिजनेसमैन थे एंड्रयू कार्नेगी, और इनकी हमने जब रिसर्च की तो हमको पता चला कि आध्यात्मिक व्यक्ति थे ये। हाँ, ये तो अमेरिका में उस समय जो कुछ आध्यात्मिक वो चल रहे थे, छोटे छोटे संस्थाएं, उनसे ये जुड़े हुए थे और उनकी टीचिंग्स लिए हुए थे। उसका कारण ये है कि शनि लग्न में ही सस्योग बना रहा उच्च का, है ना। गुरु की दृष्टि आ गई, तो हमने कई बार बताया है कि गुरु शनि का आपस में दृष्टि संबंध हो जाए या इकट्ठे बैठ जाए, तो टीचर प्रीचर, है ना, ये वो बनाता ना संत महात्मा, प्रवज्या बनाता है। तो एक तरह की प्रवज्या योग इस जन्म कुंडली में है ही। तो इस कारण से इनको उससे लगाव भी रहा होगा और जुड़े भी होंगे। पूरे अमेरिका के इतिहास में एंड्रयू कार्नेगी के बाद और इनके बराबर अगर कोई आदमी जनहित में कोई काम किया है तो अब वॉरेन बफेट किए हैं, अपनी संपत्ति का 70% दान करके। अदरवाइज इतना बड़ा कोई ना बिजनेसमैन पैदा हुआ एंड्रयू कार्नेगी के बराबर पूरे वर्ल्ड में, और ना ही जो है इनके बराबर किसी ने फिलैंथ्रोपी की। बहुत ही शक्तिशाली। तो बाकी एंड्रयू कार्नेगी की जन्म कुंडली मेरे हिसाब से बहुत अच्छी। ठीक है। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अवचेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको